Hello everyone. Today's lecture is based upon chapter 4 reproductive health of class 12. Now what do you mean by reproductive health? Reproductive health का मतलब when it comes to our mind this term then हम ये सोचते हैं कि जो healthy reproductive organs हैं और normal function कर रहे हैं then that is reproductive health. But ये अपने आप में complete definition नहीं है. Complete definition was given by WHO and WHO said that the total well-being in all aspect of reproduction, जब reproduction के सारे aspect consider करे जाएं, physical, social, behavioral और emotional, and उन सबका well-being हो, then we consider that person reproductively healthy. वो reproductive health होती है. Now this was a question of exemplar also. Now indicators of reproductively healthy society. कोई society reproductively healthy कैसे हो सकती है? What are the indicators जो indicate करते हैं कि वो society reproductively healthy है? When the members of the society have physically and functionally normal reproductive organs, जब उस society के सारे members के जो reproductive organs हैं वो physically और functionally normal हैं, and these members have a normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspects. सारे sex related aspects, सारे sex related issues को लेके उनका normal emotional और behavioral interaction हो एक दूसरे से. So ये दो qualities या ये दो indicators ये reflect करते हैं कि that society is reproductively healthy. Now that was asked in CBSE once. Now talking about family planning program. इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने पहली बार इस तरह के एक्शन प्लान्स और प्रोग्राम्स इनिशिएट किए थे नेशनल लेवल पे, एंड दे वर नोन एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. एंड ये इनका एक इम्प्रूव्ड प्रोग्राम है, दैट इज़ RCH. सो वन इम्प्रूव्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज़ RCH. और जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किए गए थे वो बेसिकली 1951 में इनिशिएट किया था इंडिया ने for reproductively healthy society. Now reproductive and child health care program RCH ने ऑडियो विजुअल्स और प्रिंट मीडिया की हेल्प से, प्रिंट मीडिया इज बेसिकली न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स, तो इन सब के हेल्प से उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक किया, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट की. एंड it also provide facilities and support for building up a reproductively healthy society. ये एक reproductively healthy society बनाने के लिए facilities और support भी provide करता है RCH program. and RCH program ये emphasize करता है कि schools में sex education introduce हो. Now when we are talking about sex education then comes another topic of exemplar, and exemplar में ये question पूछा गया था that why is sex education necessary in schools. sex education schools में necessary क्यों होनी चाहिए? So the first thing is, पहला reason ये है कि जो भी sex related aspects के बारे में जो myths, rumors, misconceptions फैले हुए हैं around the society, वो सारी चीज़ें लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएंगी. तो ये सारे मिसकंसेप्शंस को डिस्करेज करता है. एंड इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनकी फंक्शनिंग, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करती है सेक्स एजुकेशन. एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एंड एजुकेट्स द यूथ. ये हमारे यूथ को एजुकेट करता है अबाउट द सोशल इवल्स, अबाउट द सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, सेक्स अब्यूज, इन सारी चीज़ों के बारे में द चाइल्ड विल बी अवेयर. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस जो एक यंग बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एक चाइल्ड की बॉडी में ड्यूरिंग एडोलेसेंस जो भी चेंजेस आते हैं, दैट चाइल्ड विल बी अवेयर अबाउट दोज चेंजेस. एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में भी से भी ये बचाता है, प्रिवेंट करता है, लाइक एड्स एंड ऑल. सो दीज आर द 4 बेसिक रीजंस जिसकी वजह से स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन शुड बी नेसेसरी. नाउ टॉकिंग अबाउट एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस बेसिकली एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है. मीन्स फीटस का सेक्स डिटरमाइन करने वाला टेस्ट है जो क्रोमोसोमल पैटर्न पे बेस्ड है. एंड ये क्रोमोसोमल पैटर्न एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके अराउंड एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्रोमोसोमल पैटर्न प्रेजेंट होते हैं. नाउ उस क्रोमोसोमल पैटर्न के बेसिस पे फीटस का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है और उस टेस्ट को हम एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं. एक्चुअली ये टेक्निक यूज़ की जाती थी टू डिटेक्ट एनी अबनॉर्मल क्रोमोसोम या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए, सो दैट द फीटस कैन बी ट्रीटेड. बर्थ से पहले ही उस जेनेटिक डिसऑर्डर या उस abnormality का ट्रीटमेंट हो सके. बट पीपल स्टार्टेड मिस यूजिंग इट.
people started misusing it and they started checking the gender of the fetus, वो fetus का sex determine करने लगे. So the government of India has put a statutory ban on it, और फिर government of India ने इसके ऊपर ban कर दिया because female child feticide बहुत हो रहा था. जो female fetus था people started killing it and इसकी वजह से जो sex ratio था population का उसमें change आने लगा. So if there will be a change in the sex ratio means 1000 males में there are 900 females, तो sex ratio disturb हो गया society का. So just because people started killing the female fetus, यानी कि जब लोग sex determine करने लगे amniocentesis के through, then female fetus की killing होने लगी, female feticide होने लगा. और जब female fetus reduce होने लगे, number of females reduce होने लगी society में, then finally it led to the change in the sex ratio. That was the reason कि amniocentesis को government ने ban कर दिया था. Then according to 2001 census, जो population growth rate है हमारा इंडिया का, that is 1.7%, means 17 per 1000 per year. ये वो रेट है जिसमें हमारी population हर 33 years में double हो जाती है. Now talking about what are the reasons of these population explosion, ये basically population explosion है, sudden and rapid change or increase in the population. So what are the reasons for this population explosion? Basically जो मेटर्नल मोर्टालिटी रेट है, यानी कि जो मदर्स को प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती थी, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी. एंड दैट वाज हैपनिंग विद द चाइल्ड ऑल्सो, विद द इन्फेंट ऑल्सो. जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वी कॉल देम इन्फेंट. सो इन्फेंट का मोर्टालिटी रेट यानी कि इन्फेंट का डेथ रेट और मदर का डेथ रेट वो काफ़ी कम हुआ. देयर वाज अ रैपिड डिक्लाइन क्योंकि लोगों को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने लगी. सो IMR और MMR, मेटर्नल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत कम हो गया. देयर वाज अ रैपिड डिक्लाइन. तो जब डेथ रेट कम हो गया देन ऑब्वियसली पॉपुलेशन एक्सप्लोड होगी. एंड देयर वाज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज. जो लोग रिप्रोड्यूसिबल एज में हैं उनका नंबर इंक्रीज हो गया. दीज वर द टू मेजर रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ये दो मेजर रीजंस हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के. नाउ कैन वी टॉक अबाउट the steps to check population explosion, कि ये population explosion हम कैसे check कर सकते हैं, इन्हें कैसे रोक सकते हैं. marriageable age को statutory raise करना, females की age marriageable age 18 and males की जो marriageable age है उसे 21 years करना. that the government has already done that. They have raised the marriageable age of female to 18 years and of males to 21 years. and जो couples हैं they are having small families, उन्हें incentives, government incentives provide करे and the usage of various contraceptive methods. and जो couples हैं वो contraceptive methods use करें. so these are the ways, these are the steps जिससे हम population explosion को check कर सकते हैं. again this has been asked in CBSE number of times. now talking about contraceptive method, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात करें देन वी शुड नो कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली होना चाहिए. द यूजर विच इज़ यूजिंग शुड बी एबल टू यूज इट प्रॉपरली. वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए. इट शुड बी इफेक्टिव एंड इट शुड बी रिवर्सिबल विद लीस्ट और नो साइड इफेक्ट्स. वो रिवर्सिबल होना चाहिए. इट शुड नॉट हैव अ परमानेंट इफेक्ट. इट शुड हैव लीस्ट साइड इफेक्ट्स एंड इट शुड नॉट इंटरफियर विद द सेक्शुअल डिजायर ऑफ द यूजर. ये यूजर के सेक्शुअल ड्राइव में इंटरफियर ना करे. So these are the basic characteristics जो एक ideal contraceptive के पास होने चाहिए. Now talking about different contraceptive methods. Different contraceptive methods basically we have 5 categories of contraceptive methods. Natural और traditional method जिसमें periodic abstinence, withdrawal of coitus interruptus, lactation and animaria आते हैं. Barrier method you have condoms, diaphragms, cervical caps, balls. IUDs intrauterine device जो कि 3 categories में divided है. Non-medicated IUDs, copper releasing IUDs, hormone releasing IUDs. then you have oral contraceptive pills, injections या implants. इसमें या तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का डोसेज होता है अलोन और प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन. देन यू हैव सर्जिकल मेथड और टर्मिनल मेथड. यू हैव वैसेक्टोमी दैट इज डन इन मेल्स एंड ट्यूबिक्टोमी दैट इज डन इन फीमेल्स.
नाउ ये जो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड है ये बेसिकली इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग अवॉइड हो सके। सो ओवम और स्पर्म को मीट नहीं करने देना, ये इसका प्रिंसिपल है। नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल और नेचुरल मेथड: पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एनिमेरिया। नाउ पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10th से 17th डे होता है, ये 7 दिन the couples should avoid or abstain themselves from coitus. Couples should not come close to each other. They should not have sexual intercourse or coitus during 10th to 7th day of the menstrual cycle, क्योंकि ये fertile period होता है। menstrual cycle के इसी particular time period पे ovum release होता है, और अगर उसी time sperm and ovum meet हो गए, sperm release होगा and ovum release हो रहा है, so अगर fertilization हो गया then pregnancy establish हो जाएगी and contraception नहीं हो पाएगा। सो पीरियोडिक एब्सटिनेंस बेसिकली वो है जब कपल्स अवॉइड करते हैं या एब्सटेन करते हैं कोइटस से ड्यूरिंग 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड होता है और इस टाइम फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इस टाइम ओवुलेशन होने वाला होता है। नाउ विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस का मतलब इससे पहले कि इजैकुलेशन हो, मतलब स्पर्म रिलीज हो, द मेल पार्टनर विड्रॉज द पेनिस फ्रॉम द विजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, ताकि इंसेमिनेशन ना हो। इंसेमिनेशन मीन्स स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, दैट इज विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। नाउ लैक्टेशन एंड एमिनेरिया, लैक्टेशनल एमिनेरिया ये मेथड बेसिकली इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन है ये इंटेंस लैक्टेशन के टाइम पर नहीं होते हैं फीमेल की बॉडी में। पार्ट्यूरेशन डिलीवरी के बाद लैक्टेशन स्टार्ट होता है एक फीमेल की बॉडी में, मदर की बॉडी में लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली दो 6 मंथ्स फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। सो इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स दे डू नॉट कंसीव, वो कंसीव नहीं करती हैं। सो बिकॉज उस वक्त जो ये हॉर्मोन्स होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, बिकॉज इट लीड्स टू द सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन LH और FSH, तो इस वजह से ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। सो दिस इज वन ऑफ द वे जिससे कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है, एंड दिस वाज एज एन एग्जाम्पलर ऑल्सो कि इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स कंसीव नहीं करती हैं। वाई? क्योंकि सप्रेशन हो जाता है उस टाइम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का, LH और FSH का, इस वजह से ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, क्योंकि यही दो हार्मोन्स ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ना उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मेडिसिन या किसी तरह का कोई सर्जरी नथिंग इज इन्वॉल्व, तो यहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल। नाउ टॉकिंग अबाउट बैरियर मेथड, बैरियर मेथड बेसिकली वर्क करता है इस प्रिंसिपल पे कि वो स्पर्म और ओवम को फिजिकली मीट ना करने दे, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन बैरियर मेथड्स: कॉन्डम्स, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स, वॉल्स, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। कॉन्डम्स आर बैरियर्स जो रबर या लेटेक्स शीट की बने होते हैं, एंड दे आर यूज्ड टू कवर पेनिस इन मेल एंड विजाइना और सर्विक्स इन फीमेल, एंड इनका बेसिक पर्पस ये होता है कि ये स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं इनटू द विजाइना और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। निरोध इज अ पॉपुलर कॉन्डम ब्रांड फॉर मेल, एंड कॉन्डम का बेनिफिट क्या होता है? व्हाई इज कॉन्डम बेनिफिशियल? क्योंकि ये यूजर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एड्स, एंड इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, तो ये यूजर फ्रेंडली भी होता है, तो ये यूजर को प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है। ना कॉन्डम्स बेसिकली मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकते हैं, पर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स वो बैरियर्स हैं जो रबर के बने होते हैं, एंड दे आर यूज्ड और इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू कवर द सर्विक्स, तो ये फीमेल्स के लिए बैरियर है बेसिकली। देन यू हैव स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स जो इन सब बैरियर्स के साथ यूज करा जाते हैं सो दैट इनकी जो कॉन्ट्रासेप्टिवनेस है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाए और प्रेगनेंसी स्टैब्लिश ना हो। सो बेसिकली दीज आर द फिजिकल बैरियर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट IUDs, intrauterine devices, this is one of the most important topic because it has been exemplar and it has also been asked in CBSE. Now intrauterine device, intra means inside, uterine means related to uterus. So inside the uterus जो devices insert करी जाती हैं that are known as intrauterine devices. These are those devices which are inserted by doctors or expert nurses in the uterus of a female through vagina.
नाउ तीन तरह के आईओडीज होते हैं, नॉन मेडिकेटेड आईओडीज एंड कॉपर रिलीजिंग आईओडीज, देन यू हैव हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। नॉन मेडिकेटेड आईओडीज में एग्जांपल है लिपीज लूप, और ये स्पर्म की फेगोसाइटोसिस करता है, इट इंक्रीजेस द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। जो कॉपर रिलीजिंग आईओडीज होते हैं दैट इज कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलो 375। यहाँ पे जो कॉपर आयंस होते हैं स्पर्म की मोटिलिटी यानी स्पर्म का मूवमेंट सप्रेस कर देते हैं, इट ऑल्सो सप्रेसेस द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। सो ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडी है ये स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी दोनों कंडीशंस, दोनों चीजों को सप्रेस कर देते हैं। देन टॉकिंग अबाउट हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, द एग्जांपल्स आर LNG-20 and progestasert. Now one thing to be learned that these examples are very important, so you have to learn each one of them. एंड हार्मोन रिलीजिंग आईओडी बेसिकली यूटरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देते हैं, क्योंकि यूटरस ही वो स्पेस है जहाँ पे फीटस डेवलप होता है। सो यूटरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बना देते हैं एंड सर्विक्स को स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देते हैं, मतलब सर्विक्स विल नॉट एक्सेप्ट द स्पर्म्स। नाउ आईओडीज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह बिहेव करते हैं फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले देयर प्रेगनेंसी और हु वांट टू हैव द स्पेस बिटवीन देयर चिल्ड्रन, मींस दो सक्सेसिव प्रेगनेंसीज के बीच में जो फीमेल्स प्रॉपर टाइम गैप या स्पेस चाहते हैं और जो अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, आईओडीज आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर दोज फीमेल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर method of contraception, that is oral contraceptive pills, implants or injections. Now I have kept all these three in one category क्योंकि इसमें basically या तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का डोज दिया जाता है या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। अगर ये कॉम्बिनेशन या ये हार्मोन के डोजेस टैबलेट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं देन वी कॉल देम पिल्स, एंड दीज पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर 21 डेज। 21 डेज तक इन पिल्स को कंज्यूम करना होता है, प्रेफरेबली वो 5 डेज जो इनिशियल 5 डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, एंड देन आफ्टर द गैप ऑफ 7 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन के जो 7 डेज हैं उन्हें गैप करने के बाद अगेन द सेम पैटर्न हैज टू बी रिपीटेड। सो बेसिकली 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, 21 डेज तक दीज पिल्स हैव टू बी टेकन, यू हैव टू हैव अ गैप ऑफ दो 7 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नाउ ये पिल्स एक्चुअली क्या करती हैं, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन ये सब रोकते हैं, एंड सर्विकल म्यूकस, जो सर्विक्स है विजाइना के ऊपर सर्विक्स प्रेजेंट होता है, सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देती हैं ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो पाए। So that is how pills work. ये इसका mode of action है. Now again one important thing to note is there is a new oral contraceptive pill that has been introduced for females and that is Saheli, and it was developed in CDRI Lucknow. CDRI Lucknow is Central Drug Research Institute which is there in Lucknow. इन्होंने एक नया oral contraceptive pill develop किया है for female and the name is Saheli. It is considered as an improved form. इस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को सहेली को एक इम्प्रूव्ड फॉर्म कंसिडर किया गया है क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल है। बाकी जो सारे पिल्स हैं वो जेनेटिक लेवल पे चेंज कॉज करते हैं बॉडी में, वो स्टेरॉइडल होते हैं। ये जो सहेली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है दैट इज नॉन स्टेरॉइडल बिकॉज इट डज नॉट कॉजेज एनी चेंज इन द जेनेटिक लेवल, वो जेनेटिक लेवल पे कोई चेंज कॉज नहीं करती है, तो ये फीमेल बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। एंड रिगार्डलेस कि वो पिल्स 21 डेज तक कंज्यूम करनी थी, दिस वॉज ओनली वंस अ वीक पिल, ये सिर्फ वंस अ वीक कंज्यूम करनी होती है। दिस हैज हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड इट हैज little side effects. So this was all about pills. Now talking about injections and implants. Injection और implants में progesterone या alone या progesterone का combination along with estrogen ये skin के अंदर implant कर दिया जाता है या inject कर दिया जाता है, and their mode of action is similar to the pills. Pills का mode of action और इनका mode of action similar है, but ये ज़्यादा longer period of time तक persist करते हैं, इनका effective period is longer than those pills. Now one important thing अगेन कि प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की डोजेस एंड आयोडीज अगर 72 विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस लिए जाते हैं सो दे एक्ट एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इन केसेस ऑफ रेप केसेस और कैजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स के टाइम पर ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तरह काम करते हैं। दे एक्ट एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आयोडीज एंड द प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये दो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह एक्ट करते हैं इन द कंडीशंस ऑफ रेप और इन कंडीशन ऑफ अनप्रोटेक्टेड कैजुअल इंटरकोर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट सर्जिकल और टर्मिनल मेथड। सर्जिकल मेथड को हम
मेथड भी बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन। एंड ये तब एडवाइज होता है जब द कपल्स आर नो लॉन्गर वांटिंग टू हैव एनी मोर प्रेगनेंसीज। सर्जिकल इंटरवेंशन कर दिया जाता है, सर्जरी से वो पैसेज ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि गैमीट, स्पर्म और ओवम का ट्रांसपोर्ट रुक जाए एंड कॉन्ट्रसेप्शन हो पाए। सो स्टेरिलाइजेशन अगर मेल बॉडी में होता है सो दैट इज वैसेक्टोमी, और अगर स्टेरिलाइजेशन फीमेल बॉडी में होता है सो दैट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। नाउ बेसिकली वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस, जो डक्ट होता है उसका स्मॉल पार्ट कट करके टाई कर दिया जाता है। स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम में एक स्मॉल कट या इंसिशन लगा के वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है उसी के अंदर, दैट इज वैसेक्टोमी, ताकि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ना हो पाए, क्योंकि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के लिए वास्ट डिफरेंस एक डक्ट, एक पैसेज की तरह काम करता है। अगर वो पैसेज ही कट कर दिया जाएगा तो आगे स्पर्म का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में विजाइना या अब्डोमेन में स्मॉल इंसिशन या कट करके फेलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट कट करके टाई कर दिया जाता है, एंड दैट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। एंड बोथ ऑफ देम आर क्वाइट इफेक्टिव, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, एज यू कैन सी ऑन द फिगर ऑल्सो। और इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज जो हमारी सर्जिकल मेथड हैं दे आर हाईली इफेक्टिव, ये बहुत इफेक्टिव है, हाई कॉन्ट्रसेप्टिव वैल्यू होती है। और इसका डिसएडवांटेज ये है दैट दे आर नॉट रिवर्सिबल, हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते। वंस डन, वंस द सर्जरी इज परफॉर्म, इट कैन नॉट बी रिवर्स। तो रिवर्सिबिलिटी पुअर है और ये आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। सो अभी तक आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव की तरह आईयूडीज बिहेव कर रहे हैं, पिल्स बिहेव कर रहे हैं। सो दीज आर द आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव्स, whereas ये जो सर्जिकल और टर्मिनल मेथड है ये आइडियल कॉन्ट्रसेप्टिव नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, इन नॉर्मल लैंग्वेज दैट इज अबॉर्शन। इंटेंशनल या वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फुल टर्म 9 मंथ से पहले अगर इंटेंशनली टर्मिनेट किया जाता है प्रेगनेंसी को, दैट इज नोन एज एमटीपी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। एंड इन द वर्ल्ड in a year 45 to 50 million MTPs are performed। एक साल में throughout the world 45 to 50 million MTPs performed होते हैं, 45 to 50 million abortions किए जाते हैं। Now गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को लीगलाइज कर दिया है in 1971। So just recall the family planning program that was introduced in 1951 and this MTP is legalized by government of India in 1971। So just correlate। लेकिन देयर वर सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस ताकि इस चीज़ का मिसयूज ना हो। एंड रीजंस की एमटीपी क्यों परफॉर्म किए जाते हैं, व्हाई अबॉर्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज फॉर श्योर। इन रेप केसेस या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के टाइम पे द पर्सन वांट्स टू गेट रिड ऑफ दैट अनवांटेड प्रेगनेंसी। एंड सेकेंड, इन केस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, उस केस में जहाँ पे प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू करती है तो वो मदर और फीटस या उन दोनों के लिए बहुत हार्मफुल होगा, बहुत फेटल होगा, तो उस कंडीशन में एमटीपी परफॉर्म किया जाता है। सो दीज टू आर द रीजंस फॉर परफॉर्मिंग एमटीपी। नाउ एमटीपी के लिए भी कुछ कंडीशंस होती है। एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 3 months, up to 3 months और up to 12 weeks, उसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। सो एमटीपीज कब तक सेफ होते हैं? बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक उन्हें सेफ कंसिडर किया जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी इज नॉट सेफ एट ऑल, वो मदर बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। नाउ एसटीडीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये वो इन्फेक्शंस या वो डिजीजेस हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ट्रांसमिट होते हैं, स्प्रेड होते हैं। सो बेसिकली वी कॉल देम एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और वेनेरियल डिजीजेस और आरटीआई। आरटीआई इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। एग्जाम्पल्स आर गोनोरिया, सिफिलीज, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ये कुछ कॉमन एसटीडीज के एग्जाम्पल्स हैं। And except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, इन 3 infections को छोड़ के बाकी सारे STDs completely curable हैं अगर वो early stage में detect हो जाएं and proper treatment मिल पाए। So this is very important to know that except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable अगर उन्हें early stage पे detect किया जाए, proper treatment मिल जाए।
नाउ एसटीडी की जो इंसिडेंसेस मिलते हैं दे आर मोर कॉमन अमंग पीपल ऑफ एज ग्रुप 15 to 24. जो the people who are in the age group of 15 to 24, they are reported to have higher cases of these STDs. Now preventive measures क्या है? STDs से बचने के लिए what safety measures should be taken? A person should avoid sex with unknown partners or multiple partners, and use of condoms during coitus should be preferred. In case of any doubt, consultation should be taken from a qualified doctor so that early detection and cure can take place. Now talking about assisted reproductive technologies, ART. ये इनफर्टिलिटी, जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. बेसिकली इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ARTs यूज़ किए जाते हैं. Infertile or childless couple can be helped, can be assisted to have children through special techniques known as ART. Now ART के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज होती है अलग अलग कंडीशंस में. फर्स्ट कंडीशन वो है व्हेन प्रॉब्लम इज देयर इन बोथ द पार्टनर्स, जब दोनों पार्टनर्स में प्रॉब्लम होती है. सो दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. इन सच अ कंडीशन जहाँ दोनों पार्टनर्स में प्रॉब्लम है, सो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम अडॉप्ट होता है. इस टेक्निक में दो चीज़ें होती हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच इज़ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक. सो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इन्वॉल्व्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब जो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता, इट इज occurring outside the body in conditions similar to that of the body. फीमेल बॉडी के बाहर इन अ ग्लास चेम्बर स्पर्म एंड ओवम को प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करी जाती हैं और उन कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द बॉडी. सो दैट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. एंड देन फाइनली एम्ब्रियो जब डेवलप होने लगता है तो उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है इनसाइड द मदर बॉडी. सो दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक. So test tube baby program basically involves in vitro fertilization and embryo transfer technique. Now moving ahead, we'll talk about कि आगे क्या होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में. जो ओवम है फ्रॉम द वाइफ और द डोनर फीमेल, इफ द वाइफ इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस फंक्शनल गैमीट, तो वाइफ या डोनर फीमेल में से ओवम कलेक्ट किया जाता है एंड स्पर्म इज कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर मेल एंड दे आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट. उनको प्रॉपर कंडीशंस लेबोरेटरी में प्रोवाइड करी जाती है एंड इन अ ग्लास चेम्बर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. देन जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियोज को इंसर्ट किया जाता है इन द फीमेल बॉडी. नाउ अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर्स कंटेन कर रहा है, मीन्स एम्ब्रियो हैविंग ओनली 8 ब्लास्टोमियर्स, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, अगर उसके अंदर 8 सेल्स हैं, 8 ब्लास्टोमियर्स है और तब उसका ट्रांसफर हो रहा है फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि जब 8 ब्लास्टोमियर्स होते हैं तो वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है. सो दैट टेक्निक इज नोन एज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. एंड जब एम्ब्रियो विच इज हैविंग मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, अगर 8 ब्लास्टोमियर्स से ज़्यादा यानी कि मॉरेला स्टेज आ चुका है, तो फिर उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, फिर उसे फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है. सो दैट इज नोन एज IUT, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र. अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स है तो फेलोपियन ट्यूब में उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस टेक्निक को बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र. और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स स्टेज है उस एम्ब्रियो की तो उसे यूटरस में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज known as intrauterine transfer. So please be careful. In vitro fertilization और embryo transfer technique ये दोनों मिलके test tube baby program को successful बनाते हैं. Now talking about the second condition when the problem is there in the female partner. Those females, अब इसमें दो conditions होती हैं. Those females who cannot conceive, जो proper gamete तो produce कर रही हैं लेकिन 9 months तक उस fetus को conceive नहीं कर सकती. So they can be helped by embryos, यानी कि body के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया एंड देन एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड. जो रेडीमेड एम्ब्रियोज है लाइक फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, फंक्शनल गैमीट बन रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन 9 months तक शी कैन नॉट कीप द फीटस इनसाइड हर वूम्ब, इनसाइड हर बॉडी. सो व्हाट विल हैपन, दैट एम्ब्रियो इज टेकन आउट एंड ट्रांसफर्ड टू द यूटरस ऑफ अनदर मदर विच इज नॉट जेनेटिक, उसे हम सरोगेट मदर बोलते हैं. सो दैट इज सरोगेसी. तो अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उससे हमें टेस्ट ट्यूब बेबीज मिल रहे हैं. अगर इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता
होता है तो वो सरोगेसी में हेल्प होता है कि बॉडी के अंदर फीमेल या मदर की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया बट वो 9 मंथ्स तक बेबी को कंसीव नहीं कर सकती, सो दिस एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ अनदर मदर विच इज नॉट जेनेटिक, then which will keep she'll keep the fetus for 9 months, so that is known as surrogate mother. So in vitro fertilization is related to test tube baby and in vivo fertilization is related to surrogate mother. Now second condition वो आती है जब female cannot produce ovum only, मतलब वो फंक्शनल गैमीट ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती लेकिन 9 मंथ्स तक प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के लिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए कंडीशंस प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड कर सकती, मींस कंसीव कर सकती है बट इट कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम. सो अगेन जो है इनको सूटेबल इन्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, तो डोनर से ओवम ट्रांसफर करा दिया जाता है, यानी कि फंक्शनल गैमीट्स नहीं है इनके पास, ये गैमीट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बट फर्टिलाइजेशन हो सकता है, 9 मंथ्स तक कंसीव कर सकते हैं, प्रॉपर कंडीशन प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं फीटस को. सो जो ओवम है वो डोनर फीमेल से इनके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है एंड दैट इज नोन एज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. वहां पे जाइगोट ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे गैमीट ओवम ट्रांसफर हो रहा है, सो दैट इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड कंडीशन, जब प्रॉब्लम मेल पार्टनर में होती है. Infertility cases due to inability of male partner can be corrected by AI. जो इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं जिसमें मेल पार्टनर की इनेबिलिटी होती है उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से करेक्ट कर सकते हैं. और बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी दो रीजंस की होती है. फर्स्ट, इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, या तो मेल पार्टनर इज नॉट एबल टू इंसेमिनेट द फीमेल. इंसेमिनेट मीन्स वो स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर. एंड सेकेंड इज लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट, जो इजैकुलेशन हो रहा है जो रिलीज हो रहे हैं उसमें स्पर्म का काउंट बहुत कम है. सो दीज आर द टू रीजंस जिसे हम इन मेल इनफर्टिलिटी के केसेस मानते हैं. एंड नाउ देयर आर टू टेक्निक्स, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जहाँ पे एम्ब्रियो लेबोरेटरी में फॉर्म होता है और स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इनसाइड द ओवम. दैट इज क्योंकि स्पर्म की इनएबिलिटी है, वो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है. And that can be corrected by intracytoplasmic sperm injection, जहाँ पे एम्ब्रियो लेबोरेटरी में फॉर्म होता है और फिर स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इन द ओवम. सो स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर दिया एंड जाइगोट बना और एम्ब्रियो जो है वो लेबोरेटरी में फॉर्म हो गया, देन फाइनली उसे मदर की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया गया. देन IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जहाँ पे हस्बैंड या डोनर से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और आर्टिफिशियली उसे वजाइना में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. टोल्ड यू दो तरह के इनफर्टिलिटी कॉजेज होते हैं, या तो वो इंसेमिनेट ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे स्पर्म को, या तो स्पर्म का काउंट लो है. सो अगर स्पर्म उसको इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो IUI यूज होता है. ओके, और अगर स्पर्म काउंट लो है तो ICSI यूज होता है. Now there is one important point, all RTI are STD but all STDs are not RTI. This is a question of exemplar कि सारे reproductive tract infection STD की categories में आते हैं लेकिन सारे sexually transmitted diseases reproductive tract infection नहीं होते. Exactly, क्योंकि जो STDs हैं उसमें hepatitis B और AIDS reproductive organ के infections नहीं हैं. Although वो sexual contact से हमारी body में transmit होते हैं लेकिन वो reproductive organs क्या इन्फेक्शन नहीं होते. दे एक्चुअली इन्फेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, वेयरएज जो बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट भी होते हैं. दे आर इन्फेक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओनली. थैंक यू.